सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे वाले हैं। आज हम कक्षा 11 के केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स में गति के नियम पाठ को शुरू करेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की पढ़ाई के बाद हम कक्षा 12 की ओर बढ़ते हुए केमिस्ट्री में रासायनिक बल गतिकी के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे और फिजिक्स में गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं बच्चों, एपिसोड देख लेने के बाद आप सभी इन पाठ को अपने किताब से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती जब तक आप घर पे खुद से अपने किताब से पढ़ाई ना करें और किताब में दिए गए सवालों को ना बनाएं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना भाग 3। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध अथवा आबंध प्राचल। तो चलिए शुरू करते हैं आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध से। इसमें हम पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। उदासीन परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन द्वारा संपन्न होता है। इसी प्रकार उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, जो M है वो गैस की स्थिति में इलेक्ट्रॉन को लूज करके M का पॉजिटिव चार्ज बना लेता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हुए हमें रिएक्शन में दिख रहा है। आयनन एंथैल्पी ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक का मतलब है एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, यानी एनर्जी को अपने रिएक्शन में एब्जॉर्ब करना। आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को। गैस प्रवस्था में परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन है। इलेक्ट्रॉन लब्धि प्रक्रिया ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक अथवा ऊष्माक्षेपी अथवा एक्सोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक का मतलब मैंने आपको बताया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी को रिलीज करना। यहाँ पर M गैस की स्थिति में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करते ही उस पे माइनस चार्ज उत्पन्न होता है। आइए पढ़ते हैं जालक ऊर्जा यानी लैटिस एनर्जी को। किसी आयनिक यौगिक के स्थायित्व का गुणात्मक मान उस यौगिक के विरचन जालक एंथैल्पी के ऊपर निर्भर करती है, ना कि गैसीय अवस्था में उस आयनिक स्पीशीज द्वारा ऑक्टेट प्राप्ति पर। किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संघटक आयनों से पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस यौगिक की जालक एंथैल्पी कहते हैं।
उदाहरण के लिए NaCl की जालक एंथैल्पी 788 किलोजूल पर मोल है। इसका अर्थ यह है कि 1 मोल ठोस NaCl को 1 मोल Na पॉजिटिव तथा 1 मोल क्लोरीन में अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए 788 किलोजूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह तो थी हमारी लैटिस एनर्जी। आइए अब चलते हैं आबंध प्राचल की तरफ। आबंध प्राचल को हम बॉन्ड पैरामीटर्स भी कहते हैं। यह कुछ इस प्रकार है: आबंध लंबाई यानी बॉन्ड लेंथ, आबंध कोण यानी बॉन्ड एंगल, आबंध एंथैल्पी यानी बॉन्ड एंथैल्पी, आबंध कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर। किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच साम्यावस्था दूरी आबंध लंबाई कहलाती है, यानी कि बॉन्ड लेंथ। आबंध लंबाई स्पेक्ट्रमी एक्स किरण विवर्तन तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन यानी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन विधियों की सहायता से ज्ञात की जाती है। आइए पढ़ते हैं आबंध कोण को। आबंध कोण को हम बॉन्ड एंगल भी कहते हैं। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म की धारण करने वाली ऑर्बिटलों के बीच बनने वाले कोण को आबंध कोण कहते हैं। यहाँ पर आपको C2H6 का आबंध कोण 109 डिग्री दिख रहा होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें CH4, NH3 और OH यानी H2O का बॉन्ड एंगल बताया हुआ है। CH4 का बॉन्ड एंगल यानी आबंध कोण 109.5 डिग्री है। वहीं NH3 यानी अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107.3 डिग्री है और वहीं H2O यानी पानी का आबंध कोण 104.5 डिग्री है। आइए आगे बढ़ते हैं आबंध एंथैल्पी की तरफ, जिसको हम बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। एंथैल्पी को हम एनर्जी से भी स्पष्ट करते हैं। गैसीय स्थिति में दो परमाणुओं के बीच विशिष्ट आबंधों के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आबंध एंथैल्पी कहते हैं। आबंध एंथैल्पी को मात्रक किलोजूल पर मोल से भी स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन के दो बॉन्ड को O से और O में तब्दील किया गया है। इसका बॉन्ड एंथैल्पी 498 किलोजूल पर मोल दिया गया है। वहीं N ट्रिपल बॉन्ड N जो कि गैसीय अवस्था में है, उसको भी दो नाइट्रोजन में तोड़ा गया है और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी 946 किलोजूल पर मोल है। बहुपरमाणु अणुओं में माध्य अथवा तथा औसत आबंध ऊर्जा नामक पद का प्रयोग किया भी जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं आबंध कोटि की तरफ। सहसंयोजी आबंध की लुईस व्याख्या के अनुसार किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या आबंध कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर कहलाती है। यहाँ पर आपको N2 का एग्जाम्पल दिया गया है। इसकी आबंध कोटि 3 है। अणुओं के स्थायित्व को समझने के लिए एक उपयोगी सामान्य सहसंबंध यह है कि आबंध कोटि बढ़ने पर आबंध एंथैल्पी बढ़ती है, जबकि आबंध लंबाई घटती है। आइए पढ़ते हैं कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को, जो कि हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आते हैं। इनको हम अनुनाद संरचनाएं भी कहते हैं। रेजोनेंस कंसेप्ट के अनुसार जब किसी अणु को केवल एक लुईस संरचना द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता, तो समान ऊर्जा नाभिकों के समान स्थितियों तथा समान आबंधी एवं अनाबंधी यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्मों वाली कई संरचनाएं विहित संरचनाओं के रूप में लिखी जाती हैं। इन विहित संरचनाओं का अनुनाद संकर यानी रेजोनेंस हाइब्रिड अणु की वास्तविक स्थिति को निरूपित करता है। अतः यहाँ पे ओजोन की उपयुक्त दो संरचनाएं 1 और 2 दे रखी है, उसकी वास्तविक संरचना को निरूपित करता है।
आपका संरचना 3। अनुनाद को 2 सिरों वाले तीर द्वारा दर्शाया जाता है। कार्बोनेट आयन तथा कार्बन डाइऑक्साइड अणु अनुनाद संरचना के 2 अन्य उदाहरण भी हैं। आइए पढ़ते हैं सामान्य रूप से क्या कहा जा सकता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लेके। अनुनाद अणु को स्थायित्व प्रदान करता है क्योंकि अनुनाद संकर की ऊर्जा किसी भी विहित संरचना की ऊर्जा से कम होती है। दूसरा, अनुनाद के कारण आबंधों के लक्षण औसत मान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ओजोन अणु में अनुनाद संकर रूप 3 की ऊर्जा कैनोनिकल रूप 1 तथा 2 की ऊर्जा के समान से भी कम होती है। आइए बढ़ते हैं आबंध ध्रुवता की ओर। यह है हमारा डाइपोल मोमेंट, जिसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मान आवेश इंटू आवेश पृथक्करण की दूरी होता है। डाइपोल मोमेंट को द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। आवेश को हम चार्ज कहते हैं और आवेश पृथक्करण की दूरी को हम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स भी कहते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम 1 d से दिखाते हैं। इसका मान है 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर। यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे H2O का मॉलिक्यूल दे रखा है। इसका डाइपोल मोमेंट 1.85 d होता है, जिसको उसके मान से मल्टीप्लाई किया गया है, जिससे वो d से कूलम मीटर की ओर प्रकाशित किया जा सके। दूसरा एग्जाम्पल है BF3। BF3 के क वाले अणु में आबंध द्विध्रुव का निरूपण किया गया है। ख रूप में दिखाया गया है कि परिणामी डाइपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री दिखती है। सिमेट्री जहां पर भी होती है वहां डाइपोल मोमेंट 0 कहलाया जाता है। अगला एग्जाम्पल है NH3 और NF3 का। NH3 तथा NF3 के अणुओं को एक रोचक उदाहरण यह है, दोनों अणुओं के पिरामिडीय आकृति होती है, जिनसे नाइट्रोजन के परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। हालांकि फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु NH3 की परिणामी डाइपोल मोमेंट 4.9 इंटू 10 की पावर -30 होती है। वहीं NF3 की डाइपोल मोमेंट 0.80 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर होती है। यह था हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। इस वीडियो में हम सब ने सीखा आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध, दूसरा आबंध प्राचल। अगली वीडियो में हम सब पढ़ेंगे संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतीक्षण सिद्धांत यानी वेस्पर थ्योरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम भौतिकी विज्ञान के महत्वपूर्ण पाठ गति के नियम भाग 3 पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में पढ़ चुके हैं, संवेग के बारे में पढ़ चुके हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं आज के पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम न्यूटन के तृतीय नियम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद संवेग संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले विषय के साथ। न्यूटन के तृतीय नियम जानने से पहले हम एक नज़र आवेग पे डाल लेते हैं। आवेग क्या होता है? जब कोई बल किसी वस्तु पे अल्प समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है जिसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। आवेग का सूत्र है टाउ बराबर F गुणित डेल्टा टी। F बल को दर्शाता है और डेल्टा टी समय अंतराल को। आवेग का एसआई मात्रक
न्यूटन सेकेंड होगा। आवेग का विमीय सूत्र m गुणित l गुणित t के पावर -1 होगा। दोस्तों, आवेग बल के कुल प्रभाव की माप होता है। बल लगाकर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, वस्तु पर बड़े परिमाप का बल अल्प समय अंतराल के लिए, और दूसरा, वस्तु पर छोटे परिमाप का बल अधिक समय अंतराल के लिए। इस प्रकार हमने जाना कि आवेग सीधे शब्दों में संवेग में परिवर्तन होता है। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, एक कार के ऊपर एक समय अंतराल के लिए बल लगाया जा रहा है। एक और उदाहरण है, एक बल्लेबाज द्वारा गेंद पर लगा बल तथा गेंद और बल्ले के बीच संपर्क का समय ज्ञात करना एक कठिन कार्य है, जबकि आवेग का परिकलन तुरंत किया जा सकता है। आइए अब हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। अपने अगले विषय का नाम है न्यूटन का गति का तृतीय नियम। प्रकृति में बल कभी भी अकेला नहीं पाया जाता। दो पिंडों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया बल है। बल सदैव युगल में पाए जाते हैं। दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होते हैं। न्यूटन ने इस धारणा को गति के तृतीय नियम के रूप में व्यक्त किया। प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियम के अनुसार F(AB) बराबर -F(BA) चित्र में देख रहे हैं। A पर B द्वारा बल बराबर -B पर A द्वारा बल। बल सदैव युगलों में पाए जाते हैं। पिंड A पर B द्वारा आरोपित बल पिंड B पर A द्वारा आरोपित बल के समान एवं विपरीत होता है। चित्र से समझते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं, एक दीवार के ऊपर एक उंगली से बल लगाया जाता है। उस समय क्या होता है, जब हम बल लगाते हैं किसी दीवार पे, तो उंगली की दिशा में, उसके विपरीत दिशा में दीवार के द्वारा भी हमारे उंगलियों के ऊपर बल लगाया जाता है। यही तृतीय नियम को बताता है। आइए हम अपने अगले विषय के साथ शुरुआत करते हैं। संवेग संरक्षण के बारे में जानते हैं। संवेग संरक्षण क्या होता है? अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं संवेग संरक्षण के बारे में। संवेग संरक्षण दो वस्तुओं के बीच संघटन है। दो पिंडों A व B दोनों टकराते हैं और अलग हो जाते हैं। पहला चित्र टक्कर से पहले का है, दूसरा चित्र टक्कर के बाद का है। इस प्रकार संवेग संरक्षण का हमें एक सूत्र मिलता है, m1v1i प्लस m2v2i बराबर m1v1f प्लस m2v2f। इसे आप अपने नोटबुक में लिख ले। संवेग संरक्षण नियम दो पिंडों में संघटन है। दो पिंडों A व B दोनों टकराते हैं और अलग हो जाते हैं। आइए संगठन या टक्कर के बारे में जानते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती है, जिसके कारण दोनों वस्तुओं के बीच एक शक्तिशाली बल कार्य करता है, संघट्ट या टक्कर कहते हैं। सीधे शब्दों में दो पिंड के बीच होने वाली टक्कर को संघट्ट कहते हैं। आइए जानते हैं संघट्ट कितने प्रकार के होते हैं। संघट्ट दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रत्यास्थ संघट्ट, दूसरा अप्रत्यास्थ संघट्ट। आइए विस्तार में जानते हैं संघट्ट। प्रथम प्रत्यास्थ संघट्ट वह संघट्ट जिसमें टक्कर के बाद वस्तुओं में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों मान संरक्षित रहता है। इस प्रकार की टक्करों को प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। इनमें टक्कर के बाद वस्तुएं एक दूसरे से दूर हो जाती है। उदाहरण के लिए पिंग पोंग की गेंदों की टक्कर। दूसरा अप्रत्यास्थ संघट्ट, जब किसी संघट्ट में कुछ ऊर्जा की हानि होती है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ऐसी टक्कर
जिसमें वस्तु का टक्कर से पहले व टक्कर के बाद रेखीय संवेग का मान तो संरक्षित रहता है, लेकिन चूंकि इस प्रकार की टक्करों में ऊर्जा की हानि होती है, इसलिए गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। इस प्रकार की टक्करों को अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे दैनिक जीवन में होने वाली कार व जीप के बीच टक्कर। आइए जानते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर के सूत्र के बारे में। V बराबर m1v1 प्लस m2v2 बटे ब्रैकेट में m1 प्लस m2। यहाँ V बराबर संघट्ट के बाद वस्तु की गति है, m1 प्रथम वस्तु का भार या द्रव्यमान है, v1 प्रथम वस्तु का संघट्ट से पहले वेग है, v2 द्वितीय वस्तु का संघट्ट से पहले वेग है और m2 द्वितीय वस्तु का भार या द्रव्यमान है। दोस्तों, इसे आप नोटबुक में लिख लें। अप्रत्यास्थ संघट्ट के सूत्र आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। इस तरह से आज की वीडियो में हमने अपने सारे विषयों का अध्ययन कर लिया। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम न्यूटन के तृतीय नियम के बारे में जाना और उसके बाद संवेग संरक्षण के बारे में जाना। अपने अगले वीडियो में हम किसी कण की साम्यावस्था के बारे में जानेंगे और उसके बाद यांत्रिकी में सामान्य बल के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। Dari COVID ke dalam dia. Dia kata, दोस्तों, आज हम पृष्ठ रसायन का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं।
वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में सबसे पहले हम अधिशोषण के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण का जो सबसे पहला अनुप्रयोग है वो है गैस मास्क। आपने बहुत जगह देखा होगा कि जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी होते हैं, जब वो रोड पर अपना काम कर रहे होते हैं तो वो अपने मुंह पर एक गैस का मास्क लगा के रखते हैं। वह गैस का मास्क उनको जहरीली गैसें या फिर वो गैस जो शरीर को नुकसान देती हैं उससे बचा के रखती है। लेकिन गैस मास्क का उपयोग ज़्यादातर कोयले की खानों में होता है, क्योंकि कोयले के खानों में सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जहरीली गैसें मौजूद होती हैं। उसकी वजह से शरीर को काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। इसीलिए गैस मास्क का उपयोग कोयले की खानों में सांस लेते समय किया जाता है। गैस मास्क में क्या होता है, एक सक्रिय चारकोल या अधिशोषकों का मिश्रण होता है जो जहरीली गैसों को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है। उसके बाद जो दूसरा अनुप्रयोग है वो है आर्द्रता पर नियंत्रण। सिलिका और एल्यूमिनियम जेल का उपयोग नमी को दूर करने और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो तीसरा अनुप्रयोग है वो है व्याधियों का उपचार। अनेक औषध कीटाणुओं को अधिशोषण द्वारा मारने में प्रयुक्त होते हैं। तो ये थे अधिशोषण के अनुप्रयोग। अब बात करते हैं उत्प्रेरण की। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्धक एवं विषकारकों की। वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं, जबकि विष उत्प्रेरक की सक्रियता को घटाते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक अभिक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है और उसमें मोलिब्डेनम वर्धक के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं उत्प्रेरण के प्रकार की। तो दो तरह के प्रकार होते हैं उत्प्रेरण के। पहला होता है सामांगी उत्प्रेरण और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। बात करते हैं सामांगी उत्प्रेरण की। जब अभिक्रियक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होते हैं तो प्रक्रम सामांगी उत्प्रेरण कहलाता है। समान प्रावस्था मतलब या तो अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों तरल प्रावस्था में हो या फिर दोनों गैस प्रावस्था में हो। आप देख सकते हैं आपके सामने एक अभिक्रिया है। यहां पर आप देखेंगे तो जो अभिक्रियक है और जो उत्प्रेरक है वो समान प्रावस्था में है, जो कि तरल प्रावस्था है। उसके बाद बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की। उत्प्रेरकी प्रक्रिया जिसमें अभिक्रियक और उत्प्रेरक भिन्न चरणों में होते हैं को विषमांगी उत्प्रेरण के रूप में जाना जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। SO2 को SO3 में बदला जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं अभिक्रियक SO2 गैस प्रावस्था में है और जो प्लेटिनम है वो ठोस प्रावस्था में है। तो ये विषमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। आप अपने सामने एक चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में मैं आपको समझाऊंगा विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। सबसे पहले आप देख सकते हैं मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक पृष्ठ। उस पर जो अभिकारी अणु हैं A और B, उनका अधिशोषण हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं अधिशोषण होने के बाद एक मध्यवर्ती बनता है जिसमें A और B का आपस में भी जुड़ाव है और उसका उत्प्रेरक पृष्ठ के साथ भी जुड़ाव है। अब इस प्रावस्था के बाद उत्पाद अणुओं का विशोषण होता है, जिसके बाद A और B उत्प्रेरक के साथ अपना बंध तोड़ देते हैं और उत्पाद हमें मिल जाता है और उत्प्रेरक भी वैसा ही हमें मिल जाता है जैसा हमने शुरुआत में उसका उपयोग किया था। आप इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है
जब परीक्षा में इस विषय से प्रश्न आएगा तो वहां पर आपको यह चित्र बनाना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। जो सबसे पहली विशेषता होती है वो होती है सक्रियता। यह बहुत सीमा तक रसोवशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। जो दूसरी विशेषता है वह है वर्णनात्मकता। एक उत्प्रेरक की चयनात्मकता किसी विशेष उत्पाद को चुनने के लिए एक प्रतिक्रिया को निर्देशित करने की क्षमता को कहा जाता है, जब एक ही प्रतिक्रिया के तहत कई उत्पाद संभव हो। आप इन दोनों विशेषताओं को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण। वह उत्प्रेरकी अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना एवं अभिक्रियक एवं उत्पाद अणुओं की प्रकार पर निर्भर करती है, आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। जियोलाइट अपने मधुछत्ते जैसी संरचनाओं के कारण अच्छे आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने अधिशोषण के अनुप्रयोग पढ़े, उसके बाद हमने उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप इन सारी चीज़ों को दोबारा से अपनी रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम लोग एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम उद्योगों में उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का तीसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे विभिन्न पदार्थ की प्रतिरोधकता, इसके बाद प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता और अंत में प्रतिरोधों का संयोजन। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं अपने पहले विषय विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता के साथ। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी पदार्थ या चालक का प्रतिरोध कुल 3 चीजों पर निर्भर करता है, जो थे चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। लेकिन इनमें से पहले 2 बिंदुओं के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु यानी पदार्थ की प्रकृति की। दोस्तों, हर एक पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के लिए अलग अलग पथ होता है, यानी किसी पदार्थ में पथ में रुकावटें ज्यादा होती हैं, जिससे कि प्रतिरोध ज्यादा होता है, जबकि किसी पदार्थ के अंदर रुकावट कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर पाते हैं और पदार्थ का प्रतिरोध कम रहता है, जैसे किसी धातु में। दोस्तों, यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति के लिए प्रतिरोधकता का उपयोग करते हैं, जिसे यहाँ रो से दर्शाया जाता है और इसकी परिभाषा होती है 1 मीटर स्क्वायर काट के क्षेत्रफल तथा 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। इसके साथ ही प्रतिरोधकता को निकालने के लिए हम इसी सूत्र का उपयोग करते हैं, जिससे रो आता है R गुणा A बटे L। और दोस्तों, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। आइए अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार के प्रतिरोधों की 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोधकता की। जैसे चालक की प्रतिरोधकता 0 डिग्री सेल्सियस पर 1.6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8 से 98 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8
ओम मीटर तक होती है, यानी किसी चालक में प्रतिरोधकता का मान काफी कम होता है। जबकि मिश्र धातु में ये मान 48 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8 से 100 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8 तक होता है, यानी लगभग चालक की ही कोटि का। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिश्र धातु दो धातु जो कि चालक होती हैं उन्हीं से मिलकर बना होता है। इसके अलावा अर्धचालक में प्रतिरोधकता का मान चालक से ज्यादा यानी 3.5 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5 से 2.3 गुणा 10 की घात 3 तक होता है। और दोस्तों यही कारण है कि एक शुद्ध अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती, और अंत में कुचालक जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अत्यधिक होती है, यानी 2.5 गुणा 10 की घात 5 से 10 की घात 16 तक। पदार्थ की प्रकृति के साथ साथ प्रतिरोधकता पदार्थ के ताप पर भी निर्भर करती है, जिसे इस समीकरण से दर्शाया जा सकता है। दोस्तों इस समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर प्रतिरोधकता रो T बराबर होती है रो नॉट ब्रैकेट 1 जमा अल्फा ब्रैकेट T घटा T नॉट के। यहाँ पर रो T ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता है, जबकि रो नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ की प्रतिरोधकता है। दोस्तों अल्फा को कहा जाता है प्रतिरोध का तापमान गुणांक, और T होता है वह तापमान जिस पर प्रतिरोधकता को मापना है, और अंत में T नॉट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा विश्रांति काल टाउ के संदर्भ में पदार्थ की प्रतिरोधकता को लिखा जाता है रो बराबर m बटे n e की घात 2 टाउ। तो दोस्तों अगर हम ऊपर वाली समीकरण से 3 अलग अलग पदार्थ जैसे कि सोना, तांबा और चांदी के लिए ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह से आएंगे। दोस्तों ये तीनों ही धातु यानी चालक हैं, हाँ बस इनकी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। जैसे कि सबसे कम प्रतिरोधकता है Ag यानी चांदी की, जबकि सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता है सोने की। अब अगर हम 3 अलग अलग प्रकार के पदार्थ यानी चालक, अर्धचालक और कुचालक के लिए ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होंगे। जैसे कि सबसे पहले किसी चालक के ग्राफ की प्रकृति अगर हम देखें तो वह कुछ इस तरह से होगी। अब अगर मिश्र धातु के लिए देखें तो मिश्र धातु के लिए ग्राफ की प्रकृति रेखीय होगी कुछ इस तरह से। और अंत में अर्धचालक की अगर बात करें तो अर्धचालक के लिए ग्राफ कुछ इस तरह की प्रकृति का होगा, यानी जैसे जैसे ताप का मान बढ़ेगा वैसे वैसे पदार्थ की प्रतिरोधकता घटती जाएगी। आइए अब बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। दोस्तों किसी परिपथ में किन्हीं 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को मुख्यतः 2 तरह से जोड़ा जाता है। पहला संयोजन कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, जबकि दूसरा संयोजन कहलाता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो आइए अब सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। दोस्तों इस तरह के संयोजन में प्रतिरोध एक दूसरे से एक के बाद एक सिरे से जुड़े होते हैं। अब जैसे यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है कि R2 प्रतिरोध R1 प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा है, जबकि R3 प्रतिरोध R2 के दूसरे सिरे से जुड़ा है। अब मान लीजिए कि इस पूरे परिपथ में बैटरी I धारा प्रवाहित करती है, तो इन तीनों ही प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली धारा समान यानी I ही होगी, यानी सभी प्रतिरोधों के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान होती है। इसके साथ साथ परिपथ का कुल प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध सहित व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और अंत में
किसी भी प्रतिरोधक में विभवांतर इसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस पूरे परिपथ के लिए अगर हम देखें तो कुल प्रतिरोध RS होगा R1 जमा R2 जमा R3। तो अब बारी आती है दूसरे संयोजन यानी समांतर क्रम संयोजन की। इस तरह की संयोजन में सभी प्रतिरोधों के टर्मिनल एक दूसरे से किसी समान बिंदु पर जुड़े होते हैं। अब जैसे यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3 के टर्मिनल एक दूसरे से एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं। अब अगर इस प्रतिरोध में बैटरी कुल विद्युत धारा I प्रवाहित करती है तो ये धारा इस उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर विभाजित हो जाती है और तीनों प्रतिरोधों से धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित होने लगती है। इसके साथ साथ सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान रहता है और इसका मान बैटरी के विभवांतर के बराबर ही होता है। इसके अलावा पार्श्वक्रम संयोजन के माध्यम से प्रवाहित होने वाली कुल धारा विभिन्न प्रतिरोधों के माध्यम से प्रवाहित व्यक्तिगत धाराओं के योग के बराबर होती है और अंत में किसी भी प्रतिरोधक के माध्यम से धारा इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके अलावा किसी समांतर क्रम संयोजन के लिए परिपथ का कुल प्रतिरोध कुछ इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, यानी 1/Rp बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। आइए अब इन्हीं विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, 3 प्रतिरोधों का एक समांतर क्रम संयोजन 20 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। यदि 2 प्रतिरोधक 10 ओम और 8 ओम के हैं तो तीसरे का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि परिपथ में प्रतिरोध समांतर क्रम में है, जिसमें V बराबर है 20 वोल्ट के, I बराबर है 5 एम्पीयर और R1 है 10 ओम तथा R2 है 8 ओम और R3 जो हमें निकालना है उसे हम मान लेते हैं कि वह है R। अब जैसा कि हम ओम के नियम से जानते हैं कि कुल प्रतिरोध Rp बराबर होगा V/I के, यानी 20/5 बराबर होगा 4 ओम के। इसके साथ साथ समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध को लिखा जा सकता है 1/Rp बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। अब इसमें Rp, R1 तथा R2 का मान रखने और हल करने पर R आता है 40 ओम, यानी तीसरा प्रतिरोध 40 ओम का होगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता को, जिसे लिखा जा सकता है रो बराबर R गुणा A/L से। इसके बाद जाना प्रतिरोधकता की तापमान निर्भरता को और अलग अलग प्रतिरोधों के लिए प्रतिरोधकता और तापमान के बीच के ग्राफ को समझा और अंत में हमने बात की प्रतिरोधों का संयोजन की, जो 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा की। इसके बाद समझेंगे विद्युत शक्ति को और अंत में हम बात करेंगे सेल, ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध की। तब तक के लिए गुड बाय।
अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मीठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।